Good morning to all. Myself Balram Panchal. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 4 of laws of motion. Today's topic is law of conservation of linear momentum. आज हम पढ़ने वाले हैं linear momentum, conservation of linear momentum. इसके पहले बच्चों हमने पढ़ा था कि मोमेंटम क्या है. It is the product of mass and velocity. वो जो आज का टॉपिक है क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि जो मोमेंटम इनिशियल है हमारे पास, जो मोमेंटम इनिशियल है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, फाइनल के बराबर. यही क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. डेफिनेशन देखो पहले. द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ अ कांस्टेंट मास remain constant or conserved and does not change with time. अगर जो मोमेंटम है हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, मीन्स हमारे पास मान लो कोई भी दो बॉडी है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2. अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं. दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम. इसमें दो पार्टिकल है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है. अगर इसका मोमेंटम क्या हो, p1 हो, इसका मोमेंटम क्या हो, p2, तो कुछ टाइम बाद भी इनका मोमेंटम क्या रहेगा, p1 एंड p2. देखो यहाँ पे लिखा है डज नॉट चेंज विथ टाइम, तो मोमेंटम क्या रहा है, कांस्टेंट रहा. तो इस चीज को हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको प्रूव करेंगे हम न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ से. देखो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ टू और मोर पार्टिकल. अगर हमारे पास अगर दो पार्टिकल हो या दो से ज्यादा पार्टिकल हो, उसमें क्या देखना है हमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मान लो हमारे पास मास m1 है और ये दूसरा क्या है हमारे पास, मास m2. ठीक है. इनमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी हो सकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है. मान लो बॉडी फर्स्ट है, बॉडी सेकंड है, तो फर्स्ट बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू, ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. ठीक. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या देखा था हमने, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये हम पढ़ चुके हैं सेकंड लॉ. ठीक है बच्चों. तो मान लो इस बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है कितना है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. तो यहाँ पे देखो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. किसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम. तो इसका मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p1 और इसका मोमेंटम p2. ठीक. वैसे ही फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय, इसका मोमेंटम क्या है, p2. ये होगा. आगे देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर थर्ड लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, वो माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है. एक इसमें देखा था हमने थर्ड लॉ. यहाँ पे देखो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इक्वल टू क्या हो रहा है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और नेगेटिव साइन किसके लिए आया है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए. ये पहले हम पढ़ चुके हैं. तो यहाँ से इनकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम p1, और यहाँ पे जाएगा माइनस चेंज इन मोमेंटम p2. ठीक है. अब इसको इधर लेके आओ, यहाँ कितना हो जाएगा, dp1 dt, ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का dp2 बाई dt इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों. यहाँ से देखो ये हो जाएगा d बाई dt, ब्रैकेट में क्या बचेगा, p1 प्लस p2. ठीक. ये कितना हुआ है, 0. अब यहाँ से आगे देखो, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0. तो यहाँ पे क्या बचेगा, p1 प्लस p2. ठीक है. तो ये p1 प्लस p2 क्या रहने वाला है, कांस्टेंट या कंजर्व. और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 0. यही क्या है,
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस मोमेंटम क्या रहे बाद में कंजर्व रहे या कांस्टेंट रहे और चेंज इन मोमेंटम क्या हो, जीरो हो। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब इनिशियल जो मोमेंटम था वही क्या है, फाइनल मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू जीरो मींस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये इससे हमें पता चलता है किससे, न्यूटन से किलो और न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प से। एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन से किलो ये हमने पढ़ चुका है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले इस बॉडी के लिए लिया हमने, ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड बॉडी के लिए लिया है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। नेगेटिव साइन किसके लिए है, अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की वैल्यू पुट की, इसको सोल्व किया तो हमें पता चला कि मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो है। अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है मींस इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के लिए। ये किसके लिए होगा, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ कोलिजन ऑफ टू बॉडी। अगर कोई भी दो बॉडी आपस में टकरा रही है तो उसमें हमें देखना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वही हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है बच्चों। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली हमने u1 और m2 की इनिशियल वेलोसिटी मान ली हमने u2, ठीक है। अब इनके बीच में हमें क्या चाहिए, कोलिजन। मींस एक बॉडी आगे की तरफ चल रही है u1 u2 से, इसके पीछे चल रही है u1 से। इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी किससे ज्यादा हो, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी से, तो जो फर्स्ट बॉडी है वो सेकंड बॉडी से टकराएगी। ये तेजी से चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो कभी ना कभी तो टकराएगी। कुछ टाइम बाद दोनों क्या हो, टकराएगी। तो टकराने के बाद इनकी कंडीशन ये है, तो कुछ टाइम के लिए ये m1 था, ये m2 था, तो कुछ टाइम के लिए दोनों की वेलोसिटी हुई u, ये दोनों साथ साथ में चली। ये बिफोर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन हो रहा था, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन हुई, ये m1 है, ये m2 है, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी को क्या मान लिया हमने, v1 एंड v2। ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी u1, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी u2, ड्यूरिंग कोलिजन दोनों की वेलोसिटी सेम थी कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी है फर्स्ट बॉडी की और ये फाइनल वेलोसिटी है सेकंड बॉडी की आफ्टर कोलिजन। इसके बाद हमें देखना है इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और प्रूव करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगर हम फर्स्ट बॉडी की बात करें तो फर्स्ट बॉडी के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, m1 u1, और सेकंड बॉडी के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m2 u2। वैसे ही फाइनल मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉडी के लिए क्या होगा, m1 v1 और सेकंड बॉडी के लिए m2 v2, ठीक है। फ्रॉम सेकंड लॉ में क्या देखा है हमने, फोर्स इक्वल टू dp बाई dt। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये निकालना है। तो फोर्स चेंज इन मोमेंटम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से F12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, किसके लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए। फोर्स किस पे लग रहा है, फर्स्ट बॉडी पे, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम भी किसका है, फर्स्ट बॉडी का। तो चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ये है फोर्स फर्स्ट बॉडी के लिए और फाइनल मोमेंटम क्या है, ये। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस
इनिशियल मोमेंटम और टाइम। ठीक, यहाँ पे देखो फाइनल मोमेंटम क्या है इसके लिए, फर्स्ट बॉडी के लिए m1 v1, इनिशियल मोमेंटम क्या है m1 u1 डिवाइडेड बाय dt। ठीक, वैसे ही मोमेंटम देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अब किसके लिए देखना है, फोर्स किस पे लग रहा है, सेकंड बॉडी पे, तो मोमेंटम भी किसका होगा, सेकंड बॉडी का। ठीक, तो यहाँ से देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 चेंज इन मोमेंटम फॉर सेकंड बॉडी, तो सेकंड बॉडी के लिए फाइनल मोमेंटम कितना है m2 v2, यहाँ पे लिख दो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम क्या है m2 v2, इनिशियल मोमेंटम क्या है m2 u2 डिवाइडेड बाय v2। ठीक, अब हमें क्या देखना है, दोनों कंपेयर करो फ्रॉम थर्ड लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या है हमारे पास, m1 v1 माइनस m1 u1, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये है, तो यहाँ पे बाहर माइनस है तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का m2 v2, ये किसका हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस का m2 u2। ठीक है, और ये dt और इधर भी dt, यहाँ पे देखो बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें m1 v1। ठीक, तो m1 v1 और v वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का है इसका हो जाएगा प्लस का m2 v2। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है m2, इसको इधर लेके आओ तो इसका हो जाएगा प्लस का, तो m1 u1 ये प्लस का ऑलरेडी है m2 u2। तो ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फाइनल मोमेंटम है फर्स्ट बॉडी का और ये फाइनल मोमेंटम है सेकंड बॉडी का, ये इनिशियल मोमेंटम है फर्स्ट बॉडी का और ये इनिशियल मोमेंटम है सेकंड बॉडी का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे खत्म हो जाएगा इनिशियल, तो ये देखो बच्चों इनिशियल मोमेंटम है, तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, ये किसके बराबर हो रहा है, फाइनल मोमेंटम के, m1 v1 प्लस m2 v2। तो हमें ये प्रूव करना था इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ये किसका है, एक सिस्टम का, जो दो बॉडी थी हमारे पास उसको हमने क्या मान लिया है, एक सिस्टम, ये m1 था ये m2 था, ये पूरा एक सिस्टम है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, क्या किया आपने, इनिशियल मोमेंटम निकाला, फिर फाइनल मोमेंटम निकाला, सेकंड लॉ लगाया, यहाँ सेकंड लॉ से हमने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाला, उसके बाद थर्ड लॉ अप्लाई किया, दोनों को इक्वेट किया थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ से हमें क्या मिला है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मींस ये क्या हुआ, कंजर्व रहा, मोमेंटम क्या रहा, कांस्टेंट रहा। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कोलिजन ऑफ अ बॉल विद अ बॉल। मान लो कोई भी हमारे पास बॉल है, उसको हम दीवार पे मार रहे हैं, अगर हम बॉल को दीवार पे नॉर्मली मारेंगे, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएंगे किसके साथ, बॉल के साथ, तो बॉल सीधी सीधी कैसे आएगी हमारे हाथ में, अगर किसी एंगल से मारेंगे तो एंगल से ही आएगी। मान लो ये हमारे पास बॉल है, किसी बॉल को हमने थीटा एंगल से फेंका, ये नॉर्मल के साथ इसने बना रखा है थीटा एंगल। नॉर्मल क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल। ठीक है, बॉल को हमने फेंका है थीटा एंगल से, तो इस थीटा एंगल से जैसे हमने बॉल पे फेंका तो ये थीटा एंगल से इधर बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो इस बॉल पे हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं, ऐसे बॉल को फेंका ऐसे, तो बॉल कैसे जाएगी, अगर सीधा फेंकेंगे तो वापस इसी तरफ आएगी। तो हमने बॉल को फेंका है थीटा एंगल से, नॉर्मल से कितना बनाया है, थीटा, तो यहाँ से टकराकर जब वो वापस आएगी तब भी क्या होगा, एंगल थीटा। ये बॉल और बॉल के बीच में क्या हुआ है, कोलिजन। अगर मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है,
इनिशियल वेलोसिटी ui और फाइनल वेलोसिटी uf। और इसका मास क्या है, बॉल का मास मान लो m है, जो बॉल हम फेंक रहे हैं जिसका मास m है, ये बॉल यहाँ से टकरा कर वापस इधर आएगी, तो यहाँ से मोमेंटम कितना हो जाएगा m u i, और यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा m u f। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास और फाइनल वेलोसिटी इनटू मास। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको रिजोल्व करें, किसको, मोमेंटम को अगर हम रिजोल्व करेंगे, ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है, अगर हम मोमेंटम को रिजोल्व कर रहे हैं तो देखो बच्चों, ये बॉल ऐसे टकराई है यहाँ पर, तो उसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसे आएगा। अब थीटा इधर है तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा हमारे पास, m u i cos थीटा, और इस तरफ है तो पॉजिटिव होगा। देखो क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस तरफ x, इस तरफ माइनस x, इस तरफ y और इस तरफ माइनस। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से इसका जो कंपोनेंट बनेगा इस तरफ जा रहा है तो मास इनटू वेलोसिटी cos थीटा। अब ये कंपोनेंट कैसा होगा, और ये कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास, m u i sin थीटा। देखो बच्चों, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, वैसे ही यहाँ से जब बॉल टकराकर वापस आई थीटा एंगल से, वैसे ही दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ बनेगा और दूसरा इस तरफ बनेगा। यहाँ से ले लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x क्या है माइनस का, तो m, और वेलोसिटी कौन सी है, फाइनल, और cos थीटा। वैसे ये कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव होगा, ये भी दोनों नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का x होगा और ये माइनस का y होगा। तो मास, फाइनल वेलोसिटी और साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। बॉल यहाँ से टकराकर वापस इधर गई है तो इसके कंपोनेंट को क्या किया है हमने, इसके कंपोनेंट बनाए हैं, इसको रिजोल्व किया है मोमेंटम को, एक कंपोनेंट ये बना, एक ये बना, उसके बाद टकराने के बाद जब ये वापस गई तो एक कंपोनेंट ये बना है, एक कंपोनेंट ये बना है। यहाँ से देखो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास मास। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम एक तो है m u cos थीटा माइनस m u i sin थीटा, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम। वैसे ही फाइनल मोमेंटम क्या है हमारे पास, दोनों माइनस के, तो माइनस m u फाइनल cos थीटा, ये भी माइनस का है तो माइनस u फाइनल sin थीटा। ठीक है, तो यहां से चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है बच्चों, तो फाइनल मोमेंटम क्या है, m u cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस m u i cos थीटा, ये माइनस का m u i sin थीटा। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा, तो माइनस m u f cos थीटा माइनस m u f sin थीटा। यहाँ पे देखो किसका हुआ, माइनस का m u i cos थीटा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस माइनस प्लस, m u i sin थीटा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये माइनस का m u f cos थीटा है, और यहाँ पे देखो तो यहाँ से क्या होगा, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये m u sin थीटा है और ये m u f sin थीटा है, ये प्लस का है एक और एक माइनस का है। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि मोमेंटम तो क्या है, कंजर्व रहता है। अगर मोमेंटम कंजर्व रहता है मतलब मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होगा। तो ये मोमेंटम और ये मोमेंटम, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का है और एक माइनस का है। और यहाँ पे देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 m u cos थीटा
ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन हम इसको कंसीडर कर रहे हैं मोमेंटम को। ये एक पूरा मोमेंटम है और ये भी एक पूरा क्या है, मोमेंटम है। और मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, ऐड किया है। तो दोनों की वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल दोनों को क्या मान लिया है हमने, यू मान लिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो जो मोमेंटम कंजर्व हुआ है, जो मोमेंटम कंजर्व हुआ है वो नॉर्मल टू द सरफेस है। मींस अगर किसी भी बॉल को हम वॉल पे फेंक रहे हैं तो जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, बॉल पे पैरेलल टू द सरफेस नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट आया है, सिर्फ जो नॉर्मल टू द सरफेस है, और जो पैरेलल टू द सरफेस है वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो सिर्फ किसमें होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, और पैरेलल टू द सरफेस क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे देखो चेंज इन मोमेंटम किसमें आया है, सिर्फ नॉर्मल टू द सरफेस। तो फोर्स एक्ट करेगा सिर्फ नॉर्मल टू द सरफेस, पैरेलल के अलोंग एक्ट नहीं करेगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम 2mu cos थीटा। इसलिए अगर हम किसी भी दीवार को, सॉरी किसी भी बॉल को दीवार पर फेंकते हैं, दीवार से कोलिजन कराते हैं, तो वापस लौट कर आती है, नीचे नहीं गिरती, वो फोर्स पे डिपेंड करेगा। टेक ए स्क्रीनशॉट। चेंज इन मोमेंटम कितना आया हमारे पास, -2mu cos थीटा। अगर क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो कौन सा होगा बच्चों, आई कैप। तो अगर वेक्टर की फॉर्म में ले रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2mu cos थीटा आई कैप। अगर मान लो हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओनली 2mu cos थीटा। ठीक है, अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है हमारे पास, -2mu cos थीटा, और ये टाइम। मान लो इनिशियल टाइम हमारे पास क्या है, 0 है, और फाइनल टाइम क्या मान लिया हमने, t, और t - 0 मीन्स t। तो यहाँ पे फोर्स कितना हुआ, 2mu cos थीटा। चेंज इन टाइम निकाला है बच्चों हमने, फाइनल टाइम को t माना है और इनिशियल टाइम को क्या माना है, 0। तो यहाँ से जो फोर्स मिला है हमें क्या मिला है, -2mu cos थीटा बाई t, और वेक्टर फॉर्म में फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये होगा आई कैप। ये किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या आएगा, आई कैप। ये क्या हुई इसकी वेक्टर फॉर्म। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 2mu cos थीटा बाई t। अगर कोई भी बॉल थीटा एंगल से दीवार पे टकरा रही है तो उसका जो फोर्स का फॉर्मूला होगा हमारे पास, वो क्या होगा, 2mu cos थीटा बाई t। अब हम कुछ केस देखने वाले हैं इसके। इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर मान लो ये थीटा एंगल क्या हो, 0 हो, मीन्स हम बॉल को कैसा फेंक रहे हैं, ये सरफेस है, तो बॉल कैसे टकरा रही है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर बॉल ऐसे आएगी तो वापस ऐसे ही जाएगी, क्योंकि इसने सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया है, 90। तो जाते वक्त भी सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90। या हम एंगल मेजर कर रहे हैं, एंगल मेजर फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से कितना बनाया है, 0। तो जाते वक्त भी कितना बनाएगी, 0। तो इसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है, 0। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, -2 cos थीटा बाई t आई थीटा। अगर थीटा इक्वल टू 0 है, मींस एंगल मेजर फ्रॉम द नॉर्मल इक्वल टू 0। थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 0। तो -2u cos 0 बाई t, और ये आई कैप। तो हमें पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। तो cos 0 इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यहाँ पे 1 लगेंगे तो फोर्स कितना होगा, 2u बाई t आई कैप, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2u बाई t। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो ये फॉर्मूला है, स्केलर फॉर्म में ये फॉर्मूला है। बॉल को कैसा फेंका है हमने, दीवार के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या मिला है हमें, -2u बाई t, और मैग्नीट्यूड निकाला तो 2u बाई t। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं व्हेन एंगल मेजर फ्रॉम अ सरफेस। अगर एंगल मेजर किया गया हो सरफेस से,
ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये बॉल आई टकरा के वापस चली गई। हमसे कुछ नहीं कहा है कि एंगल मेजर किया गया है सरफेस से, तो ये थीटा बना, तो इधर भी क्या होगा थीटा। तो जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा हमारा, एंगल मेजर फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से बनाएंगे तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम यू साइन थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा एम यू कोस थीटा, और किसका माइनस का, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, ये माइनस एम यू कोस थीटा, और इधर कौन सा बन जाएगा एम यू साइन थीटा, किसका होगा ये, इधर जा रहा है तो माइनस का। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें, जो फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, माइनस 2u साइन थीटा बाई टी आई के। देखो बच्चों, इस बार साइन थीटा किसमें है, एक्स डायरेक्शन में है, एक बार इधर है एक बार इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे आई के होगा और साइन कोस थीटा की जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फोर्स इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई टी, ठीक है। अब हमें पता है कि जब बॉल इससे टकराएगी तो फोर्स सिर्फ क्या लगेगा, नॉर्मल टू द सरफेस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखो बच्चों, सरफेस से जो नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है 90 का। अब हमें एंगल कहां से मेजर करना है, सरफेस से। तो सरफेस से जो नॉर्मल है वो कितना एंगल बना रहा है, जिस तरह फोर्स लग रहा है 90, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा तो मैक्सिमम फोर्स आएगा, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो फोर्स मिलेगा हमें, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन 90 डिग्री बाई टी, तो फोर्स इक्वल टू माइनस 2u बाई टी, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2u बाई टी। आंसर सेम आएंगे क्योंकि पहले हमने एंगल मेजर किया था नॉर्मल से, अब हमें बॉल को फेंका है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एंगल मेजर फ्रॉम नॉर्मल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0, तब भी 2u बाई टी आएगा। अब हमने एंगल मेजर किया है सरफेस से, फिर बॉल को परपेंडिकुलर टू द सरफेस फेंका है, तो एंगल मेजर फ्रॉम द सरफेस कितना हुआ 90 हुआ, तब भी आंसर कितना, क्योंकि साइन 90 इक्वल टू कितना है 1 है, और cos 0 इक्वल टू कितना है 1 है, तो आंसर तो सेम आएगा। कैसे भी मेजर कर लो, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये टॉपिक है तुम्हारा इस चैप्टर से, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वहां डिटेल में देखेंगे एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों। इसमें इतना ही है इस चैप्टर में, और जो क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में मैक्सिमम इसी से बनता है, या तो एंगल यहाँ से मेजर कर सकता है वो, या नॉर्मल से कर सकता है। टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो बच्चों, हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, दो पार्टिकल थे, एक 1 kg का, दूसरा कितना था 2 kg का। 1 kg की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड और 2 kg की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसमें से स्पीड किसकी ज्यादा है, फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाला ऐसे ठोकेगा, मतलब इसके साथ कोलाइड करेगा। अब 2 मीटर पर सेकेंड से गया, इनके बीच में कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाकी कंडीशन दे रखी है हमें, कोलिजन होने के बाद 1 kg की जो स्पीड है कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा है कि 2 kg की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। पहले दोनों की इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी, कोलिजन हुआ दोनों के बाद, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सॉरी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मिली हमें 1 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड जो बॉडी है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक सिस्टम मानते हैं इसको, ये आइसोलेटेड एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है 0। इस सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, ये आपस में ही टकरा रहे हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 है, फोर्स इक्वल टू क्या है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो नेट फोर्स तो 0 हो गया है, तो dv बाई dt, तो dt क्या हो जाएगा इधर आके 0, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ 0, मींस मोमेंटम क्या रहा कंजर्व रहा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 0। तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, इसी को अप्लाई करना है हमें। इनिशियल मोमेंटम को किसके बराबर रखना है फाइनल मोमेंटम। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, मास फर्स्ट बॉडी का, इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी, और m2 u2 इक्वल टू, ये हमने प्रूव किया है m1 v1 प्लस m2 v2,
ठीक है बच्चों। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना है 1 kg है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी 2 है। मास ऑफ सेकंड बॉडी 2 है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी 1 है। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी और वेलोसिटी फाइनल 1, ये 2 और ये v2 हमें निकालना है। तो यहाँ से देखो 2 into 1 2, 2 into 1 तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 और ये 1 प्लस 2v2 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 2v2 तो ये हो जाएगा 2v2 इक्वल टू 3 तो v2 इक्वल टू कितना मिलेगा 3/2 मीन्स 1.5। तो वेलोसिटी हमारी इसकी कितनी आएगी वेलोसिटी इसको क्या बनाना है हमने v2 तो v2 इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड। दो बॉडी थी आपस में कोलिजन हुआ उसके बाद फाइनल कंडीशन ये गिवन थी ये आइसोलेटेड सिस्टम है इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है अकॉर्डिंग टू न्यूटन से लॉ तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए ये प्रूव किया था हमने सबकी वैल्यू रखी तो हमें जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी वो कितनी मिली है 1.5 मीटर पर सेकंड। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों सेकंड एग्जांपल अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम एक बुलेट है जिसका मास कितना है 10 ग्राम इज फायर फ्रॉम अ गन ऑफ मास 1 kg। मान लो हमारे पास बुलेट है गन है इस गन में से जो बुलेट निकल रही है उसका मास कितना है 10 ग्राम है मतलब मास ऑफ द बुलेट इक्वल टू 10 ग्राम। अगर इसको हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं केजी में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 into 10 to the power minus 3 मीन्स 0.01 kg। ठीक है आगे देखो फायर फ्रॉम अ गन ऑफ मास 1 kg ये किससे फायर की जा रही है मास ऑफ द गन इक्वल टू 1 kg। ठीक इफ द रिकॉइल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मजल। मजल मतलब यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी मजल किसको कहते हैं जो गन है उसके होल को तो ये जो बुलेट की वेलोसिटी होगी वही मजल की वेलोसिटी होगी तो हमसे सीधा सीधा ये पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है। तो जैसे ही हम किसी भी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो जैसे ही ये बुलेट आगे की तरफ निकलती है पीछे की तरफ क्या इसको क्या बोलते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ गन कितना है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों जैसे हम गन से बुलेट को फायर करें तो उसको पीछे जो धक्का लगेगा उसको क्या कहते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी। तो गन की जो पीछे की तरफ की स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या है 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये पूरी गन क्या है सिस्टम है ये पूरा क्या है सिस्टम है बुलेट प्लस गन दोनों क्या है एक सिस्टम है। तो एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा है इस पे जो इस पे एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है 0 है बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है इसलिए चेंज इन मोमेंटम भी क्या है 0 है मीन्स इनिशियल मोमेंटम इसके बराबर है फाइनल मोमेंटम के। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम क्या है 0 है मीन्स इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है। तो यहाँ पे जाएगा मास ऑफ द गन और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है ये इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहे हैं इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है फाइनल मोमेंटम। तो मास ऑफ द गन और वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इक्वल टू फाइनल। तो मास ऑफ द गन और वेलोसिटी ऑफ द गन फाइनल और मास ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट फाइनल। अब यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है जब बुलेट को फायर नहीं किया गया है तब गन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी क्या है 0 है और बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है 0 है। तो इनिशियल क्या हो जाएगा 0 ये वेलोसिटी 0 तो ये 0 और ये भी कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास मास ऑफ द गन वेलोसिटी ऑफ द गन मास ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ये किसके बराबर हुआ है 0 के बराबर। ठीक है यहाँ पे 0 क्यों है बच्चों ये आइसोलेटेड सिस्टम था तो इनिशियली ये किस पे है सब रेस्ट पे है ना तो ये फायर हुई है बुलेट
तो रिकॉल वेलोसिटी भी नहीं होगी, दोनों किस में रहेंगे, रेस्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी क्या है, 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन भी क्या है, 0 है। इसलिए इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ है, दोनों का कंबाइन 0 हो गया। तो यहां से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सॉरी मास ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस मास ऑफ द गन और वेलोसिटी ऑफ द गन। मास ऑफ द बुलेट दे रखा है हमें 0.01 kg, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें निकालनी है। हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी हो जाएगी, माइनस mg/vg इक्वल टू m। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो मास ऑफ गन कितना है, 1 है, और वेलोसिटी ऑफ गन मतलब रिकॉइल वेलोसिटी कितनी है, 5 है। और देखो पीछे की तरफ है, इसलिए इसको भी किसका लेंगे हम, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है, 5। यहाँ पे प्लस क्यों हुआ है, जो बुलेट जाएगी वो इधर की तरफ जा रही है, और वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी पीछे की तरफ, गन की वेलोसिटी पीछे की तरफ, दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस और माइनस क्या हो गया है, प्लस। तो यहाँ पे जाएगा 1 × 5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बुलेट 0.01। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा है, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो 100 ऊपर जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 500 मीटर पर सेकंड। 500 मीटर पर सेकंड। एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गन एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है बच्चों। जब बुलेट को फायर नहीं किया गया था गन से, तो इस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन भी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी क्या है, 0 है। मींस जो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। इनिशियल मोमेंटम टोटली कितना है, 0 है, और फाइनल मोमेंटम। और यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 0 है। तो चेंज इन मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ 0 हो जाएगा। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हुआ है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम निकालना। फाइनल मोमेंटम से हमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट मिली है। तो वेलोसिटी ऑफ गन पीछे की तरफ और वेलोसिटी ऑफ बुलेट आगे की तरफ, दोनों का साइन अपोजिट था, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है हमारे पास, 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर समझ में आया आपको। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।